स्वागत है। आज हम स्पोर्ट्स की दुनिया के दो ऐसे नामों पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिनके जूते शायद हम सब ने कभी ना कभी पहने हों। हाँ, नाइकी और एडिडास। बिल्कुल। ये सिर्फ जूते और कपड़े बनाने वाली कंपनियां नहीं हैं, ये तो मतलब एक ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। और आज हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं इनकी दुनिया को समझने के लिए। हाँ, बताइए जरा क्या क्या है हमारे पास। देखिए, एक तो भारत में सेंट टेरेसा कॉलेज का किया हुआ उपभोक्ता सर्वे है। ये बताता है कि यहाँ लोग इनके बारे में असल में सोचते क्या हैं। अच्छा, कंज्यूमर का नजरिया। और साथ में फिल नाइट की वो मशहूर किताब शू डॉग, उसके कुछ दिलचस्प किस्से हैं, नाइकी की शुरुआत कैसे हुई, वो सारी कहानी। हाँ, वो तो काफी फेमस है। फिर एक विश्लेषण है जो नाइकी की हाल की मुश्किलों पर, मतलब जो उनकी स्ट्रैटेजी में कुछ चूके हुई हैं, उस पर रोशनी डालता है। हाल की दिक्कतें। ठीक है। और आखिर में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, इसका कितना असर होता है, इस पर एक शोध पत्र भी है। इन सभी स्रोतों से वो खास बातें निकाले जो हमें नाइकी और एडिडास की इस जबरदस्त टक्कर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। देखते हैं कि उपभोक्ता क्या सोचते हैं, इनकी कामयाबी के पीछे क्या है, और ये सेलिब्रिटी वाला एंगल कितना मायने रखता है। हाँ, सबसे पहले सेंट टेरेसा कॉलेज वाले भारतीय अध्ययन पर आते हैं। आपने बताया 217 लोगों से बात की गई, ज्यादातर यंग थे, 14 से 24 साल के। हाँ, और स्टूडेंट्स काफी थे उसमें, करीब 65%। तो क्या खास निकल कर आया इसमें, मतलब क्या पसंद है लोगों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सामने आई कि कोई एक ब्रांड हर चीज में बेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। मुकाबला बहुत कड़ा है। जैसे एडिडास को लोगों ने प्राइस डील्स में, यानी कीमतों में जो छूट वगैरह मिलती हैं, उसमें बेहतर पाया। करीब 40.6% ने इसे बहुत अच्छा, वेरी गुड कहा। अच्छा, डील्स में एडिडास। और हाई क्वालिटी के लिए तो और भी ज्यादा, 52.5% ने उत्कृष्ट माना। विज्ञापन में भी, मतलब एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंस में भी एडिडास को अच्छी रेटिंग मिली। ओके, तो क्वालिटी, डील्स, एड्स, यहाँ एडिडास थोड़ा आगे, नाइकी कहाँ चमका फिर? नाइकी को बढ़त मिली सोशल मीडिया प्रेजेंस में। करीब 47% ने इसे उत्कृष्ट कहा। हाँ, ये तो लगता भी है। और कस्टमर सर्विस में भी नाइकी थोड़ा सा, बहुत मामूली सा बेहतर था। हालांकि दोनों ही ब्रांड्स को यहाँ बहुत अच्छा रेटिंग मिली थी। एडिडास को भी 40.1% मिला था। मतलब डिजिटल दुनिया में सोशल मीडिया पर नाइकी की पकड़ ज्यादा मजबूत दिखती है। हाँ, कह सकते हैं। ये दिलचस्प है कि अलग-अलग पैमानों पर पसंद कैसे बदल जाती है। अच्छा, क्या पुरुषों और महिलाओं की पसंद में भी कुछ फर्क दिखा? हाँ, बिल्कुल दिखा। स्टडी कहती है कि पुरुषों के लिए जूते खरीदते वक्त स्टाइल फैक्टर ज्यादा अहमियत रखता है। ओके, स्टाइल फर्स्ट। और महिलाओं के लिए, उनके लिए कीमत, आराम यानी कंफर्ट, और टिकाऊपन, मतलब जूता कितना चलेगा, ड्यूरेबिलिटी, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। ये तो काफी अलग प्राथमिकताएं हैं। हाँ, तो मतलब ब्रांड्स को अपनी मार्केटिंग में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता होगा कि किसको टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और मीडिया का असर, विज्ञापन वगैरह देखकर लोग कितना प्रभावित होते हैं? स्टडी के मुताबिक पुरुषों पर मीडिया का असर ज्यादा दिखा, मतलब चाहे वो इंटरनेट हो, टीवी, मैगजीन, अखबार, सब माध्यमों से। अच्छा, हाँ, जबकि महिलाओं पर तुलनात्मक रूप से कम असर देखा गया। ये भी इंटरेस्टिंग है। और एक और दिलचस्प बात उम्र को लेकर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, टीवी, मैगजीन और अखबार का प्रभाव बढ़ता जाता है, लेकिन इंटरनेट का प्रभाव कम होता जाता है। अच्छा, तो ये शायद जेनरेशनल गैप दिखाता है कि कौन सी पीढ़ी कौन सा मीडिया ज्यादा इस्तेमाल करती है। एग्जैक्टली। ये शायद अलग अलग पीढ़ियों की मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स को दिखाता है। तो मतलब ब्रांड्स के लिए तो ये और मुश्किल है, हर उम्र, हर जेंडर के लिए अलग रणनीति बनानी पड़ती होगी। बिल्कुल, कोई एक फॉर्मूला फिट नहीं बैठता। अध्ययन में खरीदारी की आदतों पर भी कुछ मिला, जैसे लोग कब खरीदते हैं, कौन खरीदता है। हाँ, दो बातें खासतौर पर सामने आई। पहली, लोग जूते कब खरीदते हैं, जैसे कभी कभार, या हर 6 महीने में, साल में एक बार, या 2 साल से ज्यादा में। और उनके लिए खरीदता कौन है, मतलब खुद खरीदते हैं या पेरेंट्स या भाई बहन वगैरह। हाँ, इन दोनों चीजों के बीच एक मजबूत आंकड़ों का संबंध मिला। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशन था, मतलब ये आदतें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, ये इंटरकनेक्टेड है। और दूसरी खास बात? दूसरी बात, लोगों का पेशा, मतलब उनका ऑक्यूपेशन, और नए जूते खरीदने की जो अचानक एक इच्छा उठती है ना। हाँ, अर्ज टू बाय जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई नया ट्रेंड आ गया, या कोई खास इवेंट है, या लाइफस्टाइल के बदलाव आया, इन वजहों से जो जूते खरीदने की इच्छा होती है, उसका लोगों के काम धंधे से एक गहरा संबंध पाया गया। ये भी आंकड़ों के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण, P=000 था। वाह, मतलब हमारा पेशा भी तय करता है कि हम ट्रेंड्स के पीछे कितना भागेंगे। कुछ हद तक हाँ। और अगर किसी को गिफ्ट देना हो, तब नाइकी या एडिडास? नाइकी या एडिडास से मामूली सा आगे था।
मतलब एवरेज रेटिंग नाइकी की 4.08 थी और एडिडास की 4.07। अरे ये तो बिल्कुल नेक टू नेक है। हाँ, कह सकते हैं मुकाबला लगभग बराबरी का है गिफ्टिंग में। तो कुल मिला के ये अध्ययन क्या कहता है? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि उपभोक्ता की पसंद बहुत जटिल है, मल्टीलेयर्ड है। सिर्फ ब्रांड का नाम काफी नहीं होता। कीमत, क्वालिटी, आराम, स्टाइल, सोशल मीडिया पर मौजूदगी, विज्ञापन, ये सब मिलकर फैसला तय करते हैं और अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। और अगर हम पोर्टर के 5 फोर्सेस विश्लेषण की बात करें, जो बाजार में कंपटीशन को समझने का एक फ्रेमवर्क है, हाँ, उसके हिसाब से भी इन दोनों ब्रांड्स के बीच कंपटीशन बहुत बहुत तगड़ा है। ग्राहकों के पास मोलभाव करने की ठीक-ठाक ताकत है, मतलब मीडियम बार्गेनिंग पावर है, लेकिन सप्लायर्स की ताकत कम है। तो कुल मिलाकर ये एक बेहद कॉम्पिटिटिव मैदान है। वाकई उपभोक्ता को समझना एक बहुत बड़ी पहेली है। अच्छा, ये तो हुई कंज्यूमर की बात। अब जरा नाइकी की अपनी कहानी पर आते हैं। फिल नाइट की शू डॉग, वो तो जैसे एक स्टार्टअप बाइबल मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। और वो कहानी है जुनून की, जुगाड़ की और बहुत सारे संघर्ष की। क्या खास है नाइकी की शुरुआत में? देखिए, 1960 के दशक की शुरुआत में फिल नाइट का एक आइडिया था, जिसे वो खुद क्रेजी आइडिया कहते थे। जापान की ओनित्सुका टाइगर कंपनी के जूते अमेरिका में बेचना। इसके लिए उन्होंने अपने पुराने रनिंग कोच बिल बाउरमैन को पार्टनर बनाया। बाउरमैन ना सिर्फ पैसे लगाने को तैयार हुए, बल्कि वो जूतों के डिजाइन में क्रांति लाने वाले थे। हाँ हाँ, बॉवरमैन का वो वैफल सोल वाला किस्सा। अपनी पत्नी के वैफल बनाने वाले सांचे में रबर डालकर जूते का सोल बना दिया। कमाली था वो तो। अरे बिल्कुल, वो एक आइकॉनिक इनोवेशन था जिसने रनिंग शूज को हमेशा के लिए बदल दिया। ये दिखाता है कि नाइकी की जड़ों में, मतलब उसके डीएनए में, इनोवेशन कितना गहरा था। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी, जैसा आपने कहा। बिल्कुल नहीं। पैसे की भयानक किल्लत, बैंकों से लगातार झगड़े, फिर जापान में ओनित्सुका के साथ रिश्ते बिगड़ना, ये सब चलता रहा। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स, BRS, जो नाइकी का पहला नाम था, वो कंपनी हमेशा मतलब कगार पर ही खड़ी रहती थी कि अब बंद हुई तब बंद हुई। और वो मशहूर स्वूश लोगो, मुझे याद है पढ़ा था, सिर्फ $35 में बनवाया था एक स्टूडेंट से। हाँ, कैरोलिन डेविडसन नाम था उनका। आज उस लोगो की कीमत क्या होगी, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। सही बात है। और नाइकी नाम भी तो एक सपने से आया था। हाँ, जेफ जॉनसन, जो उनके पहले फुल टाइम कर्मचारी थे, बड़े दिलचस्प कैरेक्टर थे वो भी। उन्होंने सपने में ग्रीक देवी नाइकी, जो जीत की देवी है, उनका नाम देखा और बस वही फाइनल हो गया। जेफ जॉनसन का रोल वैसे भी काफी अहम था ना? कुछ कस्टमर डेटाबेस वगैरह का सुना है। बहुत अहम। उन्होंने ग्राहकों का एक डिटेल्ड डेटाबेस बनाया था। हाथ से लिखते थे कार्ड्स पर, उनसे चिट्ठियों के जरिए जुड़े रहते थे, उनकी पसंद नापसंद जानते थे। एक तरह से आज के CRM का वो बिल्कुल शुरुआती रूप था। कमाल है। और उनकी शुरुआती टीम, जिन्हें नाइट मजाक में बट फेसेस कहते थे, उनकी क्या कहानी है? वो भी नाइकी कल्चर का एक बड़ा हिस्सा थे। ये वो लोग थे जो शायद उस वक्त की टिपिकल कॉर्पोरेट दुनिया के लिए फिट नहीं थे, थोड़े बागी, थोड़े अलग, लेकिन कंपनी के लिए बेहद वफादार और जुनूनी थे। वो BRS को अपना परिवार मानते थे। एक अलग ही माहौल रहा होगा। बिल्कुल। और फिर स्टीव प्रीफॉन्टेन जैसे एथलीट आए। वो सिर्फ एक धावक नहीं थे, वो एक करिश्मा थे। उन्होंने नाइकी को एक पहचान दी, एक एटीट्यूड दिया। जस्ट डू इट वाली फील कहीं ना कहीं वहां से शुरू हुई। उनकी दुखद मौत भी नाइकी की कहानी का एक इमोशनल हिस्सा है। ये सब सुनने में तो वाकई किसी फिल्म जैसा लगता है। ओनित्सुका से कानूनी लड़ाई, दिवालिया होने का डर। हाँ, फिर जापान की नीशो कंपनी पर निर्भरता जिसने उन्हें बचाया, फिर चीन का बाजार खोलना, जो उस वक्त बहुत बड़ा कदम था, और आखिरकार 1980 में पब्लिक होना, मतलब IPO लाना। वाकई ये रोलर कोस्टर सफर रहा है। यकीनन, ये कहानी बताती है कि बड़े आइडियाज को हकीकत बनाने के लिए कितना रिस्क लेना पड़ता है और कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज वही नाइकी, हाँ, जिसने इतने उतार चढ़ाव देखे, वो फिर से एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। 2024-25 के विश्लेषण तो यही बता रहे हैं। जून 2024 के रिजल्ट्स के बाद स्टॉक बहुत बुरी तरह गिरा। एक ही दिन में करीब $25 बिलियन मार्केट कैप का नुकसान। CEO तक को बदलना पड़ा। इलियट हिल अब नए CEO हैं। बाप रे, $25 बिलियन एक दिन में! आखिर गड़बड़ कहाँ हुई इस बार? इतनी बड़ी कंपनी से ऐसी चूक? देखिए, विश्लेषण कहता है कि नाइकी ने अपनी डायरेक्ट टू कंज्यूमर DTC रणनीति में कुछ बड़ी गलतियां की। DTC मतलब सीधे ग्राहकों को बेचना, बिना रिटेलर के। हाँ, अपनी वेबसाइट या ऐप के जरिए। इसमें उन्होंने 5 बड़ी गलतियां गिनाई हैं। अच्छा, क्या क्या? पहली गलती,
थोक विक्रेताओं और रिटेलर्स को नजरअंदाज करना। नाइकी ने कई बड़े स्टोर से अपने जूते बेचने बंद कर दिए या कम कर दिए। उन्हें लगा ग्राहक सीधे उनकी वेबसाइट या ऐप से खरीदेंगे, पर हुआ नहीं ऐसा। करके खरीदना पसंद करते हैं, खासकर परफॉर्मेंस शूज। वो मौका कम हो गया और इसका सीधा फायदा होका, ऑन रनिंग, न्यू बैलेंस जैसे नए तेजी से बढ़ते ब्रांड्स ने उठाया। उन्हें शेल्फ स्पेस मिल गया। हाँ, ये तो पहले वाली स्टडी से भी जुड़ता है। जहाँ आराम और टिकाऊपन महिलाओं के लिए जरूरी था, वो शायद स्टोर पर ही ज्यादा अच्छे से परखा जा सकता है। बिल्कुल। दूसरी गलती, डिजिटल पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। उन्होंने अरबों डॉलर मार्केटिंग पर खर्च किए, खासकर डिजिटल पर, लगभग $4.3 बिलियन। फिर तो बिक्री बढ़नी चाहिए थी। लेकिन उल्टा, डिजिटल बिक्री 20% गिर गई। क्या 20% गिरी? हाँ, और ऊपर से ऑनलाइन इतने भारी डिस्काउंट देने पड़े कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ और ब्रांड की जो प्रीमियम इमेज है उस पर भी असर पड़ा। उनका खास स्निकर ऐप SNKRS भी लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा था, उसमें भी शिकायतें थी। अच्छा, और तीसरी गलती? तीसरी गलती बताई जा रही है ब्रांड लॉयल्टी का गलत अनुमान लगाना। नाइकी ने शायद सोचा कि लोग नाइकी के नाम कितने दीवाने हैं कि वो कहीं से भी सीधे नाइकी से ही खरीदेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस शायद कह सकते हैं। हकीकत ये थी कि बहुत से ग्राहक सुविधा के लिए पास की दुकान से खरीदते थे। उन्हें वहां रिटेलर की सलाह भी मिलती थी, जो खासकर नए रनर्स के लिए जरूरी होती है। DTC ने इस पूरे इकोसिस्टम को, इस रिश्ते को तोड़ा, और ये उस शुरुआती दौर की वफादारी से बिल्कुल अलग है जिसका जिक्र शू डॉग में है, जहां रिश्ते पर्सनल थे, जेफ जॉनसन वाले। सही बात है। चौथी गलती, इनोवेशन की कमी। ये सुन के मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है, क्योंकि नाइकी मतलब इनोवेशन। हाँ, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन विश्लेषण यही कहता है। हाल के सालों में नाइकी अपने पुराने हिट्स पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गया, जैसे एयर फोर्स 1, जॉर्डन 1, डंक। ये चलते रहे, लेकिन नए एक्साइटिंग डिजाइन या टेक्नोलॉजी उतनी तेजी से नहीं आई जितनी उम्मीद थी। जबकि कंपटीशन, हाँ, जबकि एडिडास ने सांबा जैसे क्लासिक को वापस लाकर धूम मचा दी, न्यू बैलेंस ने 550 जैसे मॉडल से बाजार में जगह बना ली। एक जनरल रूल जैसा है कि जो ब्रांड्स ट्रेंड में रहना चाहते हैं, उन्हें अपनी बिक्री का करीब 25% नए उत्पादों से लाना होता है। नाइकी इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ गया। ये तो बड़ी बात है। और पांचवी गलती, वो इन्वेंट्री से जुड़ी थी। जी, सप्लाई चेन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। गलत डिजिटल पूर्वानुमानों के चलते उनके पास माल, मतलब स्टॉक, बहुत ज्यादा जमा हो गया। $6.5 बिलियन से बढ़कर $10 बिलियन से भी ज्यादा की इन्वेंट्री हो गई। बाप रे, इतना माल! हाँ, अब इसे निकालने के लिए उन्हें भारी डिस्काउंट देना पड़ा। इससे फिर वही हुआ, ब्रांड की प्रीमियम छवि को धक्का लगा और सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से डिलीवरी में भी देरी हुई। तो इन सब गलतियों का नतीजा फिर बिक्री में बड़ी गिरावट के रूप में सामने आया। बिल्कुल। कुल बिक्री 10% गिरी, डिजिटल में 20% गिरी, यूरोप में 12%, उत्तरी अमेरिका में 11%, यहां तक कि चीन जैसे बड़े बाजार में भी 3% की गिरावट। जूते 10% कम बिके, कपड़े 9% कम। ओह, तो मतलब एक के बाद एक गलत फैसलों का ये नतीजा निकला। हाँ, ये दिखाता है कि बाजार कितनी तेजी से बदलता है और जो रणनीति कल तक सुपरहिट थी, वो आज आपको मुश्किल में डाल सकती है। नाइकी का इतिहास प्रेरणा देता है, लेकिन हाल की ये घटनाएं एक चेतावनी भी हैं कि लगातार सीखते रहना और संतुलन साधना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही। चलिए, अब इस बातचीत की तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। नाइकी और माइकल जॉर्डन की कहानी तो मतलब बिजनेस के स्टडी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। नाइकी की ब्रांड बिल्डिंग में टॉप एथलीट्स का रोल बहुत बहुत बड़ा रहा है। माइकल जॉर्डन तो हैं ही, लेब्रॉन जेम्स, पहले नेमार भी थे उनके साथ। हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी। बिल्कुल। ये सिर्फ विज्ञापन नहीं करते, ये ब्रांड को एक पहचान देते हैं, एक आकांक्षा, एक एस्पिरेशन वैल्यू देते हैं। जॉर्डन ब्रांड तो आज अपने आप में एक अरबों डॉलर का कारोबार है। नाइकी ने इसी के दम पर खुद को प्रीमियम और हाई परफॉर्मेंस ब्रांड के तौर पर स्थापित किया। लेकिन एडिडास भी तो पीछे नहीं है। उनके पास मेसी हैं, जेम्स हार्डन जैसे बास्केटबॉल स्टार्स हैं। बेशक, एडिडास की रणनीति भी काफी हद तक सेलिब्रिटी पर निर्भर करती है, हर बड़े ब्रांड की करती है। दिलचस्प बात यह है कि चीन में लीनिंग जैसे जो लोकल बड़े ब्रांड हैं, वो स्थानीय सितारों पर ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा। हाँ, हालांकि वहां का स्पोर्ट्स एंडोर्समेंट का बाजार अभी उतना मैच्योर नहीं माना जाता जितना पश्चिम का। अच्छा, सेलिब्रिटी का असर होता कैसे है? मतलब क्या कोई मॉडल है इसे समझने का? हाँ, एक क्लासिक मार्केटिंग मॉडल है AIDA, वो यहाँ फिट बैठता है। AIDA? हाँ, अरे मतलब अटेंशन, ध्यान खींचना। सेलिब्रिटी का चेहरा या नाम देखते ही लोगों का ध्यान जाता है। I मतलब इंटरेस्ट,
रुचि जगाना। जब वो टॉप खिलाड़ी उस जूते को पहनकर परफॉर्म करता है, रिकॉर्ड बनाता है, तो लोगों की रुचि बढ़ती है कि इसमें क्या खास है। ठीक है, अटेंशन, इंटरेस्ट, फिर डी और ए। डी मतलब डिजायर, इच्छा पैदा करना। लिमिटेड एडिशन जूते, स्टार का एक्सक्लूसिव स्टाइल, ये सब देखकर उसे पाने की इच्छा होती है। और ए मतलब एक्शन, खरीदने के लिए प्रेरित करना। खास लॉन्च इवेंट्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स या साइनिंग इवेंट्स लोगों को आखिरकार खरीदने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, तो ये आइडा मॉडल समझाता है कि सेलिब्रिटी कैसे काम करते हैं। लेकिन इस रणनीति में जोखिम भी तो होंगे ही। अरे बहुत बड़े जोखिम है। पहला तो यही कि आप जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं उस स्टार पे। जैसे नाइकी के बास्केटबॉल सेगमेंट पर असर पड़ा, क्योंकि फैंस अक्सर स्टार के पीछे भागते हैं, ब्रांड के नहीं। अगर स्टार ब्रांड बदल ले तो बहुत से फैंस भी बदल सकते हैं। हाँ, लॉयल्टी स्टार के प्रति होती है, ब्रांड के प्रति नहीं। एग्जैक्टली। दूसरा बड़ा रिस्क है सेलिब्रिटी स्कैंडल का। हाँ, आपने टाइगर वुड्स का जिक्र किया था। बिल्कुल। टाइगर वुड्स के पर्सनल लाइफ स्कैंडल ने नाइकी के गोल्फ डिवीजन की बिक्री और इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया था। जब आपका ब्रांड एम्बेसडर किसी विवाद में पड़ता है तो उसकी सीधी आंच ब्रांड पर आती है। ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है कंपनी के लिए। ये तो है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि स्टार तो बहुत बड़ा हो पर प्रोडक्ट में ही दम ना हो? हाँ, और ये शायद सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि तब ये उल्टा पड़ जाता है। चीन के पीक ब्रांड का एक किस्सा है, जहां उनका एंडोर्स करने वाला एक बड़ा बास्केटबॉल खिलाड़ी कोर्ट पर उनके जूते ही नहीं पहन रहा था, किसी और ब्रांड के पहने था। अरे, ये तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात हुई। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ बड़ा नाम काफी नहीं है। प्रोडक्ट और स्टार के बीच एक तालमेल, एक विश्वास होना जरूरी है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट की क्वालिटी सबसे अहम है। अगर स्टार अच्छा है लेकिन जूते खराब हैं तो लोग एक बार खरीदेंगे, दोबारा नहीं। सही बात है। आजकल एक और ट्रेंड है लाइव स्ट्रीमिंग का, जहां सेलिब्रिटी सीधे प्रोडक्ट बेचते हैं। उसका क्या असर है? देखिए, उससे शॉर्ट टर्म बिक्री तो एकदम बढ़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं। आंकड़े दिखाते हैं कि लाइव कॉमर्स चीन में बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे ब्रांड के प्रति लंबे समय की वफादारी बनती है? शायद नहीं। डिस्काउंट के लिए जुड़ते हैं, वो ब्रांड से कोई गहरा रिश्ता शायद नहीं बना पाते। तो फिर समाधान क्या है? क्या ब्रांड्स को सेलिब्रिटी से दूरी बना लेनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। शोध पत्र भी यही सुझाता है कि सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट अभी भी बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन सिर्फ उसी पर टिके रहना ठीक नहीं है। तो मतलब एक बैलेंस चाहिए। हाँ, एक मिलीजुली इंटीग्रेटेड रणनीति चाहिए। सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करें, लेकिन साथ ही समुदाय से जुड़ें, लोकल स्पोर्ट्स इवेंट्स को सपोर्ट करें, जमीनी स्तर पर काम करें, ऑनलाइन और ऑफलाइन अनुभवों को बेहतर तरीके से मिलाएं। और रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, सबसे जरूरी, सेलिब्रिटी से जुड़े जोखिमों को संभालने के लिए हमेशा तैयार रहें। एक बैकअप प्लान होना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, सिर्फ एक दो स्टार्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये बात समझ में आती है। तो हमने नाइकी बनाम एडिडास की इस जंग के कई पहलू देखे आज। ये सिर्फ जूतों और कपड़ों की लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उपभोक्ता की सोच को गहराई से समझने, सही रणनीतिक दांव चलने और सितारों की चमक का सही और संतुलित इस्तेमाल करने की कला है। हाँ, आज की बातचीत से कुछ बातें एकदम साफ उभर कर आई हैं। पहली तो यही कि ग्राहक का मन बड़ा चंचल है और बहुत सारे फैक्टर्स उसकी पसंद को प्रभावित करते हैं। उम्र, लिंग, जरूरतें, वो कौन सा मीडिया देखता है, सब कुछ। सही कहा। दूसरी बात, ब्रांड्स को लगातार नयापन लाना होगा, इनोवेशन करते रहना होगा, अपनी पहुंच यानी डिस्ट्रीब्यूशन को सही रखना होगा, चाहे वो डीटीसी हो या रिटेल के जरिए, और मार्केटिंग, खासकर सेलिब्रिटी के इस्तेमाल में एक संतुलन साधना होगा। बिल्कुल। तीसरी बात, नाइकी की कहानी दिखाती है कि जुनून और इनोवेशन से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन उनकी हालिया गलतियां ये भी बताती हैं कि कोई भी हमेशा टॉप पर नहीं रह सकता। बाजार बदलता है, आपको भी बदलना होगा। और चौथी बात, सेलिब्रिटी एक दो धारी तलवार की तरह है। वो आपको आसमान पर भी पहुंचा सकते हैं और जमीन पर भी ला सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं हम अपने सुनने वालों के लिए। हमने देखा कि ग्राहकों की पसंद बदल रही है, डीटीसी मॉडल की अपनी चुनौतियां सामने आ रही हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट में भी जोखिम है। ऐसे में नाइकी और एडिडास जैसे ये जो बड़े दिग्गज हैं, इन्हें अपना दबदबा कायम रखने के लिए अगला बड़ा इनोवेशन या रणनीतिक बदलाव क्या करना होगा? What's next for them? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या वो इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल उत्पादों की तरफ और तेजी से बढ़ेंगे, जैसा कि सेंट टेरेसा के अध्ययन में भी एक इशारा था कि लोग इस बारे में सोच रहे हैं? या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया कस्टमर एक्सपीरियंस देंगे,
मेटावर्स, एआई। या फिर वापस जड़ों की तरफ लौटेंगे, स्थानीय समुदायों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान देंगे, जैसा नाइकी ने शुरुआत में किया था। सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज के लिए इजाजत लेते हैं। उम्मीद है नाइकी और एडिडास की इस दिलचस्प दुनिया में हमारी ये पड़ताल आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।